ओके स्टूडेंट्स, चलो तो लास्ट लेक्चर में हमने व्हाट इज एब्जॉर्प्शन, व्हाट इज एडजॉर्प्शन, तो ये सब टॉपिक्स कंप्लीट किए हैं। ओके, तो अब इसके बाद आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपना ये चैप्टर, जिसमें देख लो हमने एडजॉर्प्शन हमने कंप्लीट कर दिया था, उसके एग्जांपल्स हमने कंप्लीट कर दिए थे। ओके, डिसॉर्प्शन कंप्लीट किया था, फिर डिस्टिंक्शन बिटवीन एड्सॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन, वो एक्सप्लेनेशन हो गया था, लेकिन टेक्स्ट बुक का स्टेटमेंट बाकी था। तो चलो अभी ध्यान रखो यहाँ पे एड्सॉर्प्शन में क्या होगा, द सब्सटेंस इज कंसंट्रेटेड ओनली एट द सरफेस, डजंट पेनिट्रेट थ्रू द सरफेस टू द बल्क इन द एड्सॉर्बेंट, मतलब अंदर तक नहीं जाएगा, सिर्फ सरफेस पे ही। While in absorption, the substance is uniformly distributed throughout the bulk of the solid. For example, chalkstick is dipped into the ink and the surface retains the color of the ink due to the adsorption of the colored molecules, while the solvent of the ink goes deeper into the stick due to the absorption. On breaking the chalkstick, it is found to be white from inside. And a distinction can be made between the absorption and adsorption by taking the example of water vapor again. Water vapors are absorbed on the surface of, तो याद रखना है आपको, कैल्शियम क्लोराइड की सरफेस पे वाटर एब्जॉर्ब एडजॉर्ब होगा, एब्जॉर्ब होगा सॉरी, और सिलिका जेल पे वाटर एडजॉर्ब होगा। सिलिका जेल तो पता है ना, जनरली एज अ ड्राइंग एजेंट वो यूज होता है। छोटे बच्चे का जो डायपर होता है तो उसके अंदर वही होता है। ओके, ये सिलिका जेल ही, जिससे क्या होता है कि उसकी सरफेस पे वाटर एडजॉर्ब हो जाएगा। ओके, और कैल्शियम क्लोराइड की सरफेस पे वाटर एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो ये जनरली एमसीक्यू में पूछते हैं, वाटर वेपर्स आर एब्जॉर्ब्ड बाय CaCl2 एंड एडजॉर्ब्ड बाय सिलिका जेल। इन अदर वर्ड्स, adsorption, the concentration of the adsorbate increases only at the surface, while the absorption, the concentration uniform throughout the bulk of the solid. मतलब जो सब जगह उसका concentration सेम रहेगा, absorption में, adsorption में सिर्फ surface पे रहेगा। That's it. अगर दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियसली होती तो इसको हम बोलेंगे sorption. अब यहाँ पे उन्होंने एडजॉर्प्शन क्या है वो पूरा उसका मैकेनिज्म समझाया। बिफोर स्टार्टिंग इट कुछ रिवीजन कर देते हैं, जैसे डेल्टा एच। व्हाट इज डेल्टा एच, याद करो तो। व्हाट इज डेल्टा एच? ओके, तो ये जो डेल्टा एच है ये तो हमें पता ही है, एंथैल्पी चेंज। सिमिलरली डेल्टा एस, तो याद हो तो डेल्टा एस इज एंट्रोपी चेंज। एंड नेक्स्ट थिंग, डेल्टा जी इज change in free energy। ओके, और डेल्टा एच का एक फॉर्मूला है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, अगेन डेल्टा जी इक्वल्स डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। व्हाट इज डेल्टा एच? एंथैल्पी चेंज। व्हाट इज डेल्टा एस? एंट्रोपी चेंज। व्हाट इज डेल्टा जी? चेंज इन फ्री एनर्जी। एंड टी absolute temperature. And we know that if delta H is negative and delta S is positive, then the reaction, then overall delta G will be always negative. And if delta G is negative, then reaction will occur on its own, मतलब वो रिएक्शन अपने आप होगी। ओके, मतलब वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी। तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए कंडीशन क्या है कि डेल्टा जी मस्ट बी नेगेटिव।
अब इस कंडीशन में रिएक्शन हमेशा क्या होगी, तो डेल्टा जी उसका नेगेटिव होगा। जब डेल्टा एच नेगेटिव होगा, डेल्टा एच पॉजिटिव। अब याद करो, डेल्टा एच इज नेगेटिव मीन्स रिएक्शन कौन सी होगी, एक्सो या एंडोथर्मिक, सोचो तो। डेल्टा जी इज नेगेटिव, देन if delta G is negative, then reaction will be endothermic. It is exothermic. एंडोथर्मिक में हीट ऐड होगी मीन्स पॉजिटिव, एक्सोथर्मिक में हीट रिलीज होगी मीन्स एक्सोथर्मिक, मीन्स डेल्टा एच इज नेगेटिव। तो याद रखना है हमें कि एंडोथर्मिक रिएक्शन जब भी होगी तब सिस्टम के अंदर हीट, एडिशनल हीट ऐड होती होगी। एट दैट टाइम डेल्टा एच इज ग्रेटर देन 0 and exothermic means delta H is negative. Again, endo मतलब delta H greater than 0 and exo मतलब delta H is negative. ओके, तो ये आपको याद रखना है। ओके, एंडो मीन्स डेल्टा एच ग्रेटर देन 0, एक्सो मतलब डेल्टा एच नेगेटिव 0, नेगेटिव मतलब लेस देन 0, पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन 0। ओके, तो ये हुआ अपना थर्मो का रिवीजन, क्योंकि अभी इसकी जरूरत पड़ने वाली है। तो अब ध्यान से देखना है यहां पे, मैकेनिज्म ऑफ द एड्सॉर्प्शन। एड्सॉर्प्शन मेन होता कैसे है? एड्सॉर्प्शन अराइजेस ड्यू टू द फैक्ट that the surface particles of the adsorbent are not in the same environment as the particles inside the bulk। मतलब सपोज हमने ये एक सिस्टम लिया और वो है अपना एड्सॉर्बेंट, मतलब जिसकी सरफेस पे एड्सॉर्प्शन होगा। अगर अंदर का कोई पार्टिकल होगा तो उसके सराउंडेड दूसरे एटम्स होंगे, जिससे उसका एनवायरमेंट कैसा होगा, हर एक एटम का सेम होगा। लेकिन अगर हम सरफेस की बात करिए तो सरफेस पार्टिकल्स के यहाँ पे रेसिड्यूअल फोर्सेस अप्लाई होंगे। रेसिड्यूअल फोर्सेस मतलब अंदर का जो पार्टिकल होगा उसके सराउंड दूसरे एटम्स होंगे, जिससे क्या होगा कि जब भी इनर साइड पे जो भी एटम्स आपके होते हैं, कहां पे, इनर साइड पे, तो जितने भी एटम्स होते हैं वो सराउंड है किससे, कौन से, दूसरे एटम से। तो ओवरऑल फोर्स 0 हो जाएगा। लेकिन सरफेस पे क्या होगा कि सरफेस के एटम्स के बीच का जो गैप होगा ना, जिससे क्या होगा कि वो एयर में कुछ भी होगा उसको अपनी साइड अट्रैक्ट करने को ट्राई करेगा। क्यों, ये सब एटम्स का रेसिड्यूअल फोर्स सप्लाई होता है, क्योंकि बीच में जगह होती है ना, इसलिए। तो ये जो ग्रूव्स होते हैं, हमें भी वैसे भी पता है कि सपोज नॉर्मल अगर रोड पे कहीं पे भी ग्रूव्स होंगे ना, अपने रोड पे सपोज कोई दरवाजा है या कुछ भी है, तो जो भी आप रोड पे रहते होंगे तो जो भी ग्रूव्स होंगे ना उसमें जनरली धूल मिट्टी ये सब जमा हो जाता है, तो वो पहले हो जाता है। क्यों, क्योंकि वो साफ नहीं हो पाता और उसका ग्रूव बहुत कम होता है। तो सिमिलरली यहाँ पे तो उसका रीजन क्या है कि जब गैप कम होता है ना तब ये रेसिडुअल फोर्स सप्लाई होता है, जिससे क्या होता है कि जो गैप कम होता है ना, बीच में जो ग्रूव्स होते हैं वहां पे वो एड्सॉर्बेट का मतलब पता है ना कि जिसका एड्सॉर्प्शन होता है, दैट इज एड्सॉर्बेट। तो जो एड्सॉर्बेट पार्टिकल्स होते हैं वो वहां पे अट्रैक्ट हो जाते हैं, जिससे क्या होगा, इसकी सरफेस एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी। मतलब जब एड्सॉर्प्शन नहीं होता है तो उसकी सरफेस एनर्जी हाई होती है, बीच में ग्रूव्स होते हैं इसलिए। लेकिन ड्यू टू एड्सॉर्प्शन सरफेस एनर्जी डिक्रीजेस, और डिक्रीज हुई तो मतलब एंट्रोपी डिक्रीज होगी, वो अभी आगे आएगा। चलो यहाँ पे इनसाइड द एड्सॉर्बेंट all the forces acting between the particles are mutually balanced, but on the surface the particles are not surrounded by the atoms or molecules of their kind on all sides, and hence they possess the unbalanced or residual attractive forces। तो रेसिड्यूअल एट्रैक्टिव फोर्सेस में कोई डाउट?
So these forces of the adsorbent are responsible for the attracting the adsorbate particles on the its surface, and the extent of the adsorption increases with the increase in the surface area. अगर surface area increase हो रही है तो फिर क्या होगा, ज्यादा molecules adsorb होंगे, मतलब adsorption ज्यादा होगा. That means the extent of adsorption increases with increase of the surface area per unit mass of the adsorbent at a given temperature and pressure. नेक्स्ट, अब ये पैरा देखना, ये पूरा का पूरा पैरा थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर डिपेंडेंट है, ये जो दिया है ना. तो अगर आपको ऐसा पूछे कि एक्सप्लेन द थर्मोडायनेमिक रीजन फॉर द एड्सॉर्प्शन, तो आपको ये वाला पैरा लिखना है, यहां से स्टार्ट करना है. Another important factor featuring the adsorption is the heat of adsorption. The heat of adsorption, that is delta H. During the adsorption there is always a decrease in the residual forces. अगर एक बार adsorption हो गया यहाँ पे, फिर क्या होगा, रेसिडुअल फोर्स डिक्रीज हो जाएगा. फोर्स डिक्रीज हुआ मतलब वो मॉलिक्यूल्स ज्यादा स्टेबलाइज हो जाएंगे. So during the adsorption there is always a decrease in residual forces of the surface, that is there is a decrease in the surface energy. चलो ये वर्ड भी एक्सप्लेन हो गया होगा, समझ में आ गया होगा. surface energy which appears as a heat, and the adsorption therefore is invariably an exothermic process. तो अभी हमें याद रखना है कि adsorption always exothermic process है, मतलब with increasing temperature extent of adsorption decreases. Again, अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन वो डिक्रीज होगा. क्यों, तो वो तो आपको पता ही होगा, ली शैटेलियर प्रिंसिपल कि एक्सोथर्मिक के लिए अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो फिर वो रिएक्शन स्लो हो जाएगी, मतलब एड्सॉर्प्शन स्लो हो जाएगा. दैट मींस एड्सॉर्प्शन डिक्रीजेस. सो विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन डिक्रीजेस. That's it. Next, in other words, delta H of adsorption is always negative. तो चलो वो तो आ गया. And when the gas is adsorbed, the freedom of the movement of the molecules becomes restricted. तो अभी मैंने समझाया कि अगर ये molecules के बीच में जगह होगी, जिससे क्या होगा, वो freely move होते हैं थोड़े थोड़े बहुत. सॉलिड सब्सटेंस तो वैसा तो कम होगा, लेकिन फिर भी उनका वाइब्रेशन थोड़ा बहुत तो होगा ड्यू टू द गैप. अब वो गैप फिलअप हो गई है, वो गैप किससे फिलअप हो गई होगी, यस एड्सॉर्ब्ड पार्टिकल से, मतलब जिसका एड्सॉर्प्शन होगा उससे. तो यहां पे ये गैप फिलअप हो गई, जिससे क्या होगा, उसकी सरफेस एनर्जी डिक्रीज हो गई. ओके, सो व्हेन गैस इज एड्सॉर्ब्ड द फ्रीडम ऑफ द movement of its molecules become restricted, and this amounts to decrease in entropy, जिससे क्या होगा, delta H डिक्रीज होता जाएगा. सो आफ्टर एड्सॉर्प्शन मींस डेल्टा H भी नेगेटिव होगा. अब याद करो ये, चलो फिर से ये 11th का अपना रिवीजन. डेल्टा H का फॉर्म, डेल्टा G का फॉर्मूला है डेल्टा H माइनस टी डेल्टा S. इफ डेल्टा, चलो जब भी एड्सॉर्प्शन होगा तो वो नेगेटिव होगा, तो चलो ये नेगेटिव साइन आई, लेकिन जैसे जैसे एड्सॉर्प्शन होगा वैसे ये डेल्टा S नेगेटिव होता जाएगा. क्यों, क्योंकि डेल्टा S क्या है, मेजरमेंट्स ऑफ डेल्टा S फॉर एंट्रोपी, और एंट्रोपी का मतलब क्या है कि मेजरमेंट ऑफ द रैंडमनेस. अगर मॉलिक्यूल्स के बीच में जगह है तो उसकी एंट्रोपी ज्यादा होगी. अगर वो गैप फिलअप हो गई किससे, एड्सॉर्ब्ड पार्टिकल से, मतलब जिसका एड्सॉर्प्शन हुआ है उस पार्टिकल से, तो अगर एक बार पार्टिकल आ गया तो इनकी फ्री मूवमेंट बंद हो जाएगी, मतलब एंट्रोपी डिक्रीज हो जाएगी. दैट मींस डेल्टा S नेगेटिव मिलेगा. तो ये भी नेगेटिव मिला, तो चलो ये नेगेटिव, अब ये नेगेटिव, तो ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया. ओके, चलो फिर से फॉर्मूला लिख देता हूं, डेल्टा G इक्वल्स डेल्टा H माइनस टी डेल्टा S. तो अगर ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव वैसे होगा तभी कोई भी टेम्परेचर पे रिएक्शन होगी, लेकिन अब ये भी नेगेटिव है, ये नेगेटिव, तो ये तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया. तो इससे क्या होगा कि टेम्परेचर हमें इतना ज्यादा नहीं लेना है, तो जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा वैसे वैसे क्या होगा, डेल्टा G क्या होगा, वो पॉजिटिव, पहले तो जीरो होगा फिर पॉजिटिव होता जाएगा. अगेन
ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अब दोनों डेल्टा एच और टी डेल्टा एस पूरा ऑपोजिट हो गया, मतलब पहले क्या होगा, डेल्टा जी जीरो होने को ट्राई करेगा। अब डेल्टा जी जीरो तो उसका मतलब क्या है, पता है किसी को? डेल्टा जी जीरो है तो फिर क्या होगा, सोचो तो। ओके, तो डेल्टा जी यहां पे नेगेटिव हो गया, तो अगेन डेल्टा जी इक्वल्स डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो अगर डेल्टा जी जीरो हो गया तो वो जीरो कब होगा, कि अगर ये नेगेटिव और ये नेगेटिव तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो वेन एवर द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच एंड टी डेल्टा एस इज सेम with opposite sign, at that time delta g is zero, and delta g is zero means reaction is in equilibrium. ओके, तो कहां तक पहुंचे कि हाँ, नाउ दैट इज डेल्टा एस इज नेगेटिव एंड एड्सॉर्प्शन इज thus accompanied by the decrease in enthalpy as well as decrease in entropy of the system, and for a process to be spontaneous, अगर कोई भी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस करनी है तो उस टाइम पे क्या होना चाहिए, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर डेल्टा जी मस्ट बी नेगेटिव, again delta g must be negative, and that is there is decrease in Gibbs energy. Okay, so on the basis of equation delta g equals delta h minus t delta s, delta g can be negative if delta h has sufficiently high negative value. तो जैसे ये अगर जैसे माइनस टी डेल्टा एस से डेल्टा एच जब ज्यादा होगा तब भी, तो ये तो पूरा पॉजिटिव हो गया, एंड thus in an adsorption process which is spontaneous, a combination of these two factors makes delta g negative. इन दोनों कॉम्बिनेशन से डेल्टा जी जब तक नेगेटिव रहेगा ना तब तब एड्सॉर्प्शन होता रहेगा। जब मैक्सिमम लेयर्स बन जाएंगे एंड देन आफ्टर delta h and t delta s both are same with opposite sign, at that time delta g is zero, means now a reaction is in equilibrium. Okay, so thus in adsorption process which is spontaneous, a combination of these two factors makes delta g negative, and as the adsorption proceeds delta h becomes less negative, delta h becomes equal to t delta s, delta g becomes zero. At this stage equilibrium is attained, means now no more adsorption is occurred. Now, types of adsorption. See, there are mainly two types of adsorption of the gases on the solids. Accumulation of the gas on the surface of solid occurs on the account of the weak van der Waals forces, then physical adsorption, and strong chemical bond, then it is chemical adsorption. Again, अगर वो सिर्फ weak van der Waals bond से attach होते हैं और रिवर्सिबल है तो फिर उनका नाम है physical adsorption. Another word is physisorption. और जब एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट दोनों के बीच में अगर केमिकल बॉन्डिंग है, बराबर, अगर केमिकल बॉन्डिंग है तो वो है केमिकल एड्सॉर्प्शन, और अनदर वर्ड इज केमिसॉर्प्शन. तो ये पूछते हैं, याद रखना. द केमिकल बॉन्ड्स में बी कोवेलेंट और आयोनिक इन नेचर. केमिसॉर्प्शन इनवर्स, चलो वो तो आगे दिया है अभी. तो देखो यहां पे दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स दी है. What is meant by characteristic of physisorption and chemisorption? तो देखो यहां पे एक्सप्लेन करके दिया है, और वो पूरा का पूरा एक टेबल में दिया है. तो चलो पहले टेबल दे देता हूं, लर्न कर देते हैं टेबल. इससे क्या होगा कि अगर आपको physisorption और chemisorption का डिफरेंस पूछते हैं, then if it is asked in the 3 marks, then you have to write 6 points. Okay, and 2 marks then any 4 points. तो चलो, तो मैं जब ये एक्सप्लेन करूंगा फिजिसॉर्प्शन एंड केमिसॉर्प्शन, तो उस टाइम पे मैं जो भी बोलूंगा ना वो ऊपर एक्सप्लेनेशन में लिखा है. ओके, तो पहले हम ऐसा करते हैं कि ये पूरा मैं एक्सप्लेन कर देता हूं टेबल, और फिर वो टेक्स्ट बुक में से हम रीड कर लेते हैं, जिससे टॉपिक अपना क्लियर हो जाएगा. फिजिसॉर्प्शन, तो उसमें फोर्स कौन सा होगा, किन के बीच में, तो फोर्स होगा कौन सा टाइप का फोर्स होगा, तो वो सिर्फ van der Waals फोर्स होगा. अगेन van der Waals force is possible between the adsorbate and adsorbent. adsorbate मतलब, अगेन चलो रिवीजन करवा देते हैं. adsorbate मतलब दोनों के बीच में, सॉरी, adsorbate मतलब जिसका एड्सॉर्प्शन होता है वो, एंड
एड्सॉर्बेंट मतलब जिसकी सरफेस पे होता है। ओके, तो एड्सॉर्बेट एंड एड्सॉर्बेंट दोनों के बीच में वान डर वाल्स फोर्स होगा, और केमिस्ट ऑप्शन में दोनों के बीच में केमिकल बॉन्ड होगा। चलो, फिजिक्स ऑप्शन स्पेसिफिक नहीं है, मतलब एनी गैस कैन बी एड्सॉर्ब्ड ऑन द सरफेस ऑफ एनी एड्सॉर्बेंट, मतलब कोई भी गैस किसी भी की सरफेस पे थोड़ा बहुत तो एड्सॉर्ब होगा ही, मतलब यहां पे कोई स्पेसिफिसिटी रिक्वायर्ड नहीं है। लेकिन यहां पे हाईली स्पेसिफिक का मतलब है इफ a chemical bond is possible between adsorbate and adsorbent, then after this type of adsorption is occurred। मतलब निकल की सरफेस पे अगर नाइट्रोजन का कोटिंग करते हैं, निकल इज अ सॉलिड एंड नाइट्रोजन इज अ गैस, तो नाइट्रोजन का एड्सॉर्प्शन होगा निकल की सरफेस पे, तो दोनों के बीच में कौन सा वान डर वाल्स फोर्स नहीं, केमिकल बॉन्ड होता है किनके बीच में, निकल प्लस नाइट्रोजन के केस में, तो वो केमिस्ट ऑप्शन है। ओके, और यहां पे सपोज निकल चारकोल की सरफेस पे हाइड्रोजन का कोटिंग, तो वो क्या है, फिजिक्स ऑप्शन है, सिंपल वान डर वाल्स फोर्स से वो दोनों ज्वाइंट हो जाते हैं। कंटिन्यू। थर्ड नंबर, फिजिक्स ऑप्शन इज रिवर्सिबल। रिवर्सिबल मतलब सपोज हमने, चलो एड्सॉर्ब चारकोल की सरफेस पे हाइड्रोजन का एड्सॉर्प्शन हो गया, अब अगर उसको हम हीट करते हैं तो वो हाइड्रोजन गैस निकल जाएगा। ओके, फिर उसको थोड़ी देर में रहने दिया जिससे वो कूल हो गया, और फिर से हाइड्रोजन गैस अगर हमने पास किया इन अ वैक्यूम, अगेन चारकोल की सरफेस पे हाइड्रोजन का कोटिंग हो चुका है, मतलब एड्सॉर्प्शन हो चुका है, फिर उसको क्लोज कंटेनर में हमने हीट किया जिससे क्या होगा, हाइड्रोजन का कोटिंग हो गया, फिर उसको उसमें वैक्यूम क्रिएट कर दिया और फिर से हाइड्रोजन गैस पास किया, तो फिर से हो जाएगा एड्सॉर्प्शन। तो अगर ऐसे होता है एड्सॉर्प्शन तो उसको हम बोलेंगे रिवर्सिबल, क्योंकि अगर फिर से आपने अगर हीट कर दिया तो फिर से निकल जाएगा वो लेयर। तो ये फिजिक्स ऑप्शन कैसा है, रिवर्सिबल है। केमिस्ट ऑप्शन इज रिवर्सिबल। इज रिवर्सिबल का मतलब क्या है कि एक बार एड्सॉर्प्शन हो गया उसके बाद वो इवापोरेशन से वो मॉलिक्यूल्स रिमूव नहीं होंगे। नेक्स्ट, physics option depends on the nature of gas। more easily liquefiable gases are adsorbed readily, मतलब जिसका लिक्विफेक्शन बहुत फास्ट होता है तो वो गैसेस का फिजिक्स ऑप्शन ज्यादा होगा। अब याद करो 11th चैप्टर 5 लिक्वेशन ऑफ गैसेस, तो उसमें मैंने बताया था कि जिसका टीके टीसी मतलब क्रिटिकल टेम्परेचर जिसका हाई होता है वो सब गैसेस इजीली लिक्विफाइबल, लाइक CO2, CH4, तो इन सब गैसेस का एब्जॉर्प्शन बहुत फास्ट होगा। ऑन अदर साइड it also depends on the nature of gas, and gases which can react with adsorbent show chemist option, मतलब जो गैसेस adsorbent के साथ रिएक्शन कर सकते हैं तो उनका क्या, क्योंकि यहाँ पे तो केमिकल बॉन्ड बनता है ना, इसलिए रिएक्शन वर्ड यहाँ पे लिखना चाहिए कि अगर दोनों के बीच में रिएक्शन पॉसिबल है तभी ये पॉसिबल। ओके, नेक्स्ट, एंथैल्पी ऑफ एब्जॉर्प्शन 20 to 40, मतलब less energy is required, and here enthalpy of absorption is high 82 to 40, मतलब ये दोनों एंडोथर्मिक रिएक्शन है, देखो 20 40, सॉरी एक्सोथर्मिक रिएक्शन, मतलब लेस हीट इज रिलीज्ड एंड मोर हीट इज रिलीज्ड। चलो, फिजिक्स ऑप्शन वो लो टेम्परेचर ही पॉसिबल है, हाई टेम्परेचर पे एब्जॉर्प्शन कम होगा। यहाँ पे हाई टेम्परेचर इज फेवरेबल, इट इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, यहाँ पे इट डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो चलो वो तो मैंने समझा दिया है अभी। नो एप्रिसिएबल एक्टिवेशन एनर्जी इज नीडेड, क्योंकि एब्जॉर्प्शन कहीं भी होगा ही फिजिक्स ऑप्शन में, और यहाँ पे दोनों को एक्टिव करना पड़ता है, किन दोनों को, एड्सॉर्बेट एंड एड्सॉर्बेंट को। तो एक्टिव करने के लिए हाई टेम्परेचर चाहिए, दैट मीन्स हाई एक्टिवेशन एनर्जी इज नीडेड, ओके, टू अकर द केमिस्ट ऑप्शन। इट डिपेंड्स ऑन द सरफेस एरिया, जैसे सरफेस एरिया इंक्रीज होगा वैसे एब्जॉर्प्शन फास्ट होगा, तो यहाँ पे वही वर्ड है। तो ये जो 8th पॉइंट है वो डिफरेंस नहीं है, दोनों में सेम ही लिखा है, देख लो। इट रिजल्ट्स इनटू द मल्टीमोलिकुलर लेयर्स, क्योंकि मैक्सिमम लेयर बनेंगे, अभी मैंने समझाया था कि सपोज एक लेयर बना उसके ऊपर दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, तो मैक्सिमम लेयर्स जब बन जाएंगे तब जीरो ऑर्डर रिएक्शन, याद आया फिजिक्स ऑप्शन में, केमिस्ट ऑप्शन में यूनिमोलिकुलर लेयर होगा। भाई यूनिमोलिकुलर लेयर का मतलब क्या है कि सिर्फ एक ही लेयर बनता है, अगेन ओनली वन लेयर इज फॉर्म्ड, दैट इज
केमिसॉर्प्शन। तो चलो ये हुआ अपना एड्सॉर्प्शन थ्योरी। ओके, तो चलो ये थ्योरी शांति से लर्न करो। आज के दिन हम यहीं तक ही रख रहे हैं। इसकी थ्योरी तो अगर हम एक और लेक्चर या तो फिर आधा घंटा खींचेंगे तो और खत्म हो जाएगा, लेकिन वो सिर्फ हमारा टीचर्स का, स्टूडेंट्स का नहीं। ओके, तो यहां तक अच्छी तरह से लर्न करो। डिफरेंस पूछते हैं आगे का, फंडामेंटल देख लो। चलो वो बाकी है ना अभी। आई थिंक आप रीड करेंगे तो हो जाएगा। तो ऐसा करो कि शांति से एक बार रीड कर दो ये आज के आज ही कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिक्स ऑप्शन। उससे भी अच्छा है कि एक बार लिख दो ये स्पेसिफिसिटी, एडसॉर्बेट का नेचर, फिर रिवर्सिबल नेचर, देखो अभी मैंने समझाया वही, सरफेस एरिया, एंथैल्पी ऑफ एडसॉर्प्शन, सिमिलरली केमिसॉर्प्शन की वही दी है, देख लो। तो वो पूरा एक्सप्लेन किया है और नीचे समरी दी है टेबल में। तो अपना दोनों पूछ सकते हैं, एक्सप्लेन द रिवर्सिबिलिटी ऑफ द केमिसॉर्प्शन। तो ये पूरा पैरा आपको उस टाइम पे लिखना है, ये वाला। ओके, दैट्स इट। चलो, तो आज भाई जितना करवाना था वो मेरा टारगेट अचीव हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।